Assalamualaikum everyone. Welcome to the STEM Institute and to the part 7 of the Physics P1 difficult questions of 2020. अच्छा, अब हमारा क्वेश्चन है वेरिएंट 11 2020 अक्टूबर नवंबर से लिया गया है। क्वेश्चन 8 और बाकी भी जो आगे तक आएंगे। अच्छा, ये डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की सीरीज़ है। The graph shows how quantity P with Q for an object falling in the air for a long time in a uniform gravitational field। ठीक है, यूनिफॉर्म ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई चीज़ गिरी है, फॉल की है, तो उसका उसने कहा है कि ग्राफ बना हुआ है। व्हाट कुड बी आइडेंटिटीज ऑफ पी एंड क्यू। पी एंड क्यू हैं फिजिकल क्वांटिटी, बल्कि क्वांटिटी हैं, फिजिकल क्वांटिटीज़ नहीं है। पी वाई एक्सिस पे है और क्यू एक्स एक्सिस पर है, तो हम सारों को पहले चेक कर लेते हैं कि कौन सा कैसे होगा। पहले फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस को रखते हैं और एयर एक्सेलरेशन। अब पहले इसको चेक करते हैं कि इनका आपस में लिंक क्या है। F इज इक्वल टू एम ए में लिंक होगा इसका, तो F में जब ये बॉल फॉर एग्जांपल बॉल है, बॉल नीचे जा रही होगी तो उसका एक तो वेट एक्ट कर रहा होगा और ऊपर की तरफ एयर रेजिस्टेंस, तो मतलब वेट माइनस एयर रेजिस्टेंस होगा। F एयर रेजिस्टेंस, तो फिर एम ए। अब एयर रेजिस्टेंस जैसे जैसे वो गिरती जाएगी फॉर अ लॉन्ग टाइम, फॉर अ लॉन्ग टाइम का मतलब है एक जगह पे वो क्या होता है, वेलोसिटी, टर्मिनल वेलोसिटी रीच कर जाएगी। उसके बाद उसकी जो है एयर रेजिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए थी, क्योंकि उसने लॉन्ग टाइम का जिक्र किया है, तो इसका मतलब ये नहीं होगा। ठीक है, और इसमें ये भी होना था कि अगर एयर रेजिस्टेंस नीचे नीचे गिर रही है तो ये नेगेटिव का फैक्टर बढ़ रहा था, जिसकी वजह से टोटल में से नेगेटिव वाली चीज़, यानी कि ये टोटल जो फैक्टर है, ये पूरा टोटल ये कम होना था, जिसकी वजह से एम ए भी कम होता, यानी कि ये फिर बनता भी ऐसे। तो ये केस इस वजह से नहीं है। काइनेटिक एनर्जी और टाइम का लगा लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी और टाइम का आपस में क्या कनेक्शन है। काइनेटिक एनर्जी और टाइम का, जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, काइनेटिक एनर्जी एट टॉप, पहले मैं इसको ज़रा ऊपर शिफ्ट कर लेता हूँ क्योंकि जगह कम है। काइनेटिक एनर्जी एट टॉप कितना होगी, ज़ीरो। टी इज इक्वल टू ज़ीरो पे वी भी ज़ीरो होगा, तो काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। और जैसे जैसे ये नीचे आता जाएगा काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती जाएगी और टाइम भी बढ़ता जाएगा, जिसकी वजह से हम इसका कह सकते हैं, चेक कर सकते हैं इसका कि ये सही लग रहा है, ये तो नहीं है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं सी पार्ट पर। तो सी पार्ट पे पोटेंशियल एनर्जी और हाइट, जैसे जैसे पोटेंशियल एनर्जी कम होगी हाइट कम होगी, पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी, तो उसके लिए ग्राफ यूँ होना चाहिए था, तो ये ऐसे है, जिसकी वजह से ये भी नहीं होगा। डी क्या है, वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस और स्पीड। अच्छा, वर्क डन अगेंस्ट एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस के अगेंस्ट अगर वर्क डन हो रहा है, वर्क डन और स्पीड। अच्छा देखें, अब इसमें क्या है, स्पीड भी इसमें टर्मिनल वेलोसिटी जब रीच करेगी, टर्मिनल वेलोसिटी के बाद इसके वर्क डन की जो एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट होना चाहिए था, जिसकी वजह से वर्क डन भी कांस्टेंट होता, तो यानी कि बाद में ग्राफ ऐसे हो जाना था, तो ये भी गलत है। तो इसमें का आंसर सिर्फ बी है। इसका आपको समझ आ गई होगी कि मैंने क्या कहा है। इसमें सिर्फ यही ए वाला, जो ए और बी आपस में लिंक्ड है, मतलब उसमें भी एयर रेजिस्टेंस वाली बात हो रही है और इसमें भी एयर रेजिस्टेंस वाली बात हो रही है। नाउ कम टू द 15th MCQs। A trolley runs from P to Q track. At Q, the potential energy is 50 joule less than at P। मतलब इधर अगर फॉर एग्जांपल x होगी तो इधर क्या होगी, x प्लस 50 होगी। क्यों, क्योंकि उसने कहा कि P पे Q से 50 किलो जॉल कम होगी, 50 किलो जॉल कम होगी। और फिर हम आगे और देख लेते हैं। अब उसने क्या कहा है कि एट काइनेटिक एनर्जी एट पी द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रॉली इज, काइनेटिक एनर्जी ऑफ ट्रॉली इज 5 जॉल एंड बिटवीन पी एंड क्यू द ट्रॉली डज द 10 किलो जॉल ऑफ वर्क अगेंस्ट फ्रिक्शन, यानी कि इधर से इधर तक जाने में उसको 10 किलो जॉल का वर्क लगा है। और व्हाट इज़ काइनेटिक एनर्जी ऑफ, इधर अब हमने काइनेटिक एनर्जी फाइंड करनी है। और इधर इधर इसने क्या कहा है कि वर्क, यानी कि क्यू तक पहुंचने में उसको
वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन जो लगी है वो है 10 किलो जूल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम देख लेते हैं। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को हम देख लेते हैं। तो जिसमें इसकी पर्सपेक्टिव बात करते हैं, जिसमें हम ये कहा जाता है कि एक्स प्लस काइनेटिक एनर्जी, ये मैं रुके ना, पी ई एट पी प्लस के ई एट पी इज इक्वल टू के ई एट क्यू प्लस के ई पी ई एट क्यू प्लस वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन। ठीक है, तो ये इस तरह से होगा। तो हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ये। अब हम बाकी सारी चीज़ों को उधर भेज देंगे। तो ये क्या है, एक्स है प्लस 5 किलो जूल है, प्लस 5 है इज इक्वल टू माइनस पी ई क्यू था, पी ई का क्यू क्या था, माइनस एक्स प्लस 50। ठीक है, और ये माइनस एक्स प्लस 50 हो गया और ये माइनस का 10 हो गया और इज इक्वल टू के ई एट क्यू। तो के ई एट क्यू कितना होगा, एक्स से कट कर देगा तो 50 प्लस 5 क्या हो जाएगा 55, माइनस 10 क्या हो जाएगा 45 किलो जूल। तो इसका आंसर 45 किलो जूल है। नाउ a train of mass 300,000 kilogram is accelerating at 0.8 meter per second square acceleration है, and at one instant the speed of train is 5 meter per second and resistive force to its motion is 15 kilonewton. At this instant what is rate of increase of kinetic energy of the train। अच्छा, आपने पढ़ा होगा कि रेट ऑफ वर्क डन क्या होता है, वर्क डन पर यूनिट टाइम पावर होती है, पावर थी ना, पावर थी हाँ। तो वर्क डन इधर क्या है, वर्क डन है काइनेटिक एनर्जी ओवर टाइम। तो ये वही पूछ रहा है, यानी कि पावर पूछ रहा है वो। पहले तो हम क्या करते हैं, एफ नेट फोर्स के ज़रिए एफ नेट फोर्स निकाल लेते हैं, जो क्या है होगी 3 लाख मल्टीप्लाई बाय 0.8, जिसका आंसर आता है 300,000 मल्टीप्लाई बाय 0.8, जिसका आंसर आता है 240,000। यही, हाँ जी यही आता है। अब इसमें अब ये नेट फोर्स निकाली है हमने और हमारे पास के ई क्या होता है, वर्क डन होता है। तो वर्क डन क्या होता है, एफ डी बाय टी, ठीक है ना, और डी बाई टी क्या होता है, एफ वी। तो इधर हम लिख लेंगे 24, जितने भी ज़ीरो हैं पता नहीं कितने हैं, 240,000 मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी कितनी दी हुई थी 5, वेलोसिटी 5 दी हुई थी। तो इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा, वेलोसिटी 5 दी हुई थी तो 1 2 1 2 1 2 3, तो इतना आ रहा है हमारे पास। अच्छा, अब आप सोच रहे होंगे कि मैंने नेट फोर्स क्यों निकाला है, मैंने ड्राइविंग फोर्स क्यों नहीं निकाली। ड्राइविंग फोर्स इस वजह से नहीं निकाली क्योंकि इसमें काइनेटिक एनर्जी इन्वॉल्व है, वरना असल में पावर का फार्मूला क्या होता है, काइनेटिक वो का पावर का फार्मूला होता है ड्राइविंग फोर्स इनटू वेलोसिटी। लेकिन इधर मैंने ड्राइविंग फोर्स नहीं निकाली, मतलब मैंने एफ नेट में से एयर रेजिस्टेंस को माइनस नहीं किया। वो मैंने इस वजह से नहीं किया क्योंकि काइनेटिक एनर्जी सिर्फ किस के वजह से ऐड करती है, नेट फोर्स की वजह से ऐड करती है, वो कोई ड्राइविंग फोर्स या फिर एयर रेजिस्टेंस की वजह से ऐड नहीं करती। जैसे आप फॉर एग्जांपल कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे वो कह देता कि रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ या फॉर एग्जांपल इंक्रीज ऑफ वर्क डन ड्यू टू एयर रेजिस्टेंस, अगर वो पूछता तो हम उसमें सिर्फ एयर रेजिस्टेंस को खाते में लाते, ठीक है ना। इधर उसने कहा है कि काइनेटिक एनर्जी का निकालो। तो आप ये याद रखें कि काइनेटिक एनर्जी ओनली इंक्रीज ड्यू टू नेट फोर्स, ये नेट फोर्स की वजह से सिर्फ इंक्रीज कर सकती है, वरना ये इंक्रीज नहीं करती, ठीक है। अब इस क्वेश्चन पर आ जाते हैं। एन अनस्ट्रेच्ड रबर कॉर्ड इज स्ट्रेच्ड बाय अ फोर्स, द फोर्स एफ इज प्लॉटेड अगेंस्ट एक्सटेंशन, ये ग्राफ बनाया हुआ है, ठीक है। नाउ एफ इज स्लोली इंक्रीज्ड फ्रॉम 0 causing the cord to extend along
path P. F is then reduced back to the zero. अच्छा, अब ये reduce back to the zero मतलब इसके अंदर कोई एक्सटेंशन का यानी कि आई ही नहीं है, मतलब इसने इसको बियॉन्ड इसकी प्लास्टिक लिमिट के इसने एक्सटेंड करवाया नहीं है, और फिर हुक लॉ भी इसमें अच्छी तरह से ओबे हुआ है। ठीक है। व्हाट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय द शेडिड एरिया? शेडिड एरिया से क्या रिप्रेजेंट किया जा रहा है? शेडिड एरिया, अच्छा आपने पढ़ा था कि इसका जो हमारे पास फॉर एग्जांपल ये लाइन होती है, ये जो लाइन होती है वो हमारे पास क्या होती है? हमारे पास जो लाइन होती है वो होती है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, हमारे पास लाइन जो होती है वो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो इधर वो कह रहा है कि ये ग्राफ जो इधर इसने शेडिड एरिया ये है शेडिड एरिया। ठीक है, वो कह रहा है कि पहला ऑप्शन क्या है? इलास्टिक एनर्जी स्टोर्ड इन द रबर कोड। नहीं, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का तो ये है, यानी कि अगर इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी होती तो ये पूरा होता, जिसकी वजह से ये तो नहीं होगा। द एनर्जी दैट काज प्लास्टिक डिफॉर्मेशन। नो, मैंने आपको पहले ही बताया था जब ये ज़ीरो पे आ चुका है मतलब कि इसकी एक्सटेंशन, ये जितनी उसकी एक्सटेंशन थी वो एक्सटेंड करता गया और फिर वो वापस से ज़ीरो पे आ गया एक्सटेंशन, यानी कि उस पर ज़ीरो चेंज आया। तो जाहिर सी बात है वो अपनी प्लास्टिक लिमिट को उसने क्रॉस नहीं किया, जिसकी वजह से प्लास्टिक डिफॉर्मेशन होगी ही नहीं, क्योंकि वो ज़ीरो तक नहीं आया, क्योंकि वो नॉट रीच्ड और इधर क्या लिखूँ? नॉट रीच्ड, बल्कि नहीं इधर लिखता हूँ रीच्ड ओरियन पे मिल गया, इस वजह से हम उसको प्लास्टिक डिफॉर्मेशन वगैरह नहीं कह सकते। एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट, यस ये हम कह सकते हैं। क्यों? एनर्जी डिसिपेटेड एज हीट का मतलब क्या है? ये गया, इसने इसको इतना हीट मिल गई और फिर ये वापस उस पर आ गया, मतलब इतना वर्क डन हुआ था जिसमें से वो इतना उसका इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी हुई थी जिसमें से इतना, और ये जो हमारा हो जाता है ये वाला, इतना उसका वर्क डन हो गया था वापस आने में। तो जाहिर सी बात है ये जो ये वाली होगी, ये वाली, तो ये किस फॉर्म में निकलेगी? ये हीट की फॉर्म में निकलेगी, जिसकी वजह से हमारा आंसर होगा सी। तो डी तो हमारा नहीं होगा, क्योंकि मैंने वही आपको बताया है कि डी ये है, ये डी है। ठीक है। नाउ अब हम आ जाते हैं 34th पर। तो 34th पर क्या कह रहा है? वो हमसे कह रहा है अ केबल ऑफ लेंथ एल कंसिस्टिंग ऑफ टू वायर्स इज यूज टू कनेक्ट 12 वोल्ट पावर सप्लाई ऑफ नेग्लिजिबल एयर रेजिस्टेंस टू द लैंप एज शोन। ठीक है। नाउ लेंथ है और उसकी एयर उसमें रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस लैंप में है। द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस लैंप इज 10.5 एंड द करंट इन द वायर इज 2.5। ईच वायर इज मेड अप ऑफ रेजिस्टिविटी दिस एंड द क्रॉस सेक्शनल एरिया दिस। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द केबल? पहले तो हम R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी L/A, इसके ज़रिए आता है हमारे पास रेजिस्टिविटी L/A। तो हम पहले तो कैलकुलेट कर लेते हैं कि वायर में रेजिस्टेंस कितनी होगी। वायर के अंदर रेजिस्टेंस, जाहिर सी बात है वायर के अंदर भी रेजिस्टेंस होती है, तो वो कितनी होगी हम पहले ये देख लेते हैं। V इज इक्वल टू IR। अब V क्या है? हम इसमें V क्या लेंगे? 12 लेंगे और माइनस करवा देंगे 10.5 से। जाहिर सी बात है 12 हमारी टोटल थी, तो हमें चाहिए हम वायर की में कितनी वोल्टेज है तो वो हम निकालेंगे इसमें से माइनस करके, और इज इक्वल टू आई कितना है 2.5, आर कितना है हमने निकालना है। आर इज इक्वल टू 10.5 में 12 में से 10.5 माइनस करेंगे तो हमारा आ जाता है 1.5 और डिवाइड बाय करेंगे 2.5। आर इज इक्वल टू हमारा आ जाता है 0.6। अब हमारे पास आर आ गया है। पहले तो ये देखें कि ये लेंथ एल है और ये भी लेंथ एल होगी, तो मतलब क्या होगी? 2L होगी। R इज इक्वल टू रेजिस्टिविटी 2L/A। तो हमने L निकालनी है, A उधर भेज देंगे, 2 रेजिस्टिविटी नीचे भेज देते हैं। R A/2 रेजिस्टिविटी इज इक्वल टू L।
L इज इक्वल टू रेजिस्टेंस किधर लिखी हुई है, रेजिस्टेंस हमने निकाली है बल्कि 0.6 इंटू ए क्या है हमारे पास 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -7 और 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -7 और 2 इंटू रेजिस्टिविटी कितनी है, रेजिस्टिविटी होगी हमारे पास 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -8। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे 0.6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 1.7 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -8, तो इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 10 L इज इक्वल टू 10.588, तो ये 10.6 आ रहा है। अब हमारा एक और पेपर शुरू हो गया है, V12 है उसी का, वही वेरिएंट मतलब उसी साल का V12। तो अब द ग्राफ शोज फोर एक्सटेंशन ग्राफ फॉर वायर, हाँ फॉर अ वायर, ठीक है। नाउ अब फिर इसमें क्या है, फोर्स और वायर का हमें ग्राफ दिया हुआ है। द वायर इज ऑलरेडी एक्सटेंडेड बाय अ फोर्स ऑफ 60 न्यूटन, 60 न्यूटन से 4 को पहले एक्सटेंड कर दिया गया है। हाउ मच वर्क इज डन टू इंक्रीज द एक्सटेंशन ऑफ द वायर बाय 22 मिलीमीटर, मतलब वो कह रहा है कि पहले से एक्सटेंड इतनी हुई हुई है, इतनी पहले से एक्सटेंड हुई हुई है, अब कितनी और ज़्यादा हमें वर्क डन की ज़रूरत पड़ेगी कि हमारा 2 मिलीमीटर और ज़्यादा एक्सटेंड हो जाए, ठीक है। मतलब हमें क्या चाहिए, हाउ मच वर्क इज़ डन, मतलब हमें एनर्जी चाहिए, तो मतलब हमें ये वाला ग्राफ चाहिए। तो ये वाला ग्राफ कैसे आएगा, हमें चाहिए ये वाला ग्राफ, और ये आएगा 1/2 एफ इन चेंज इन एफ और चेंज इन एक्स। तो 1/2 चेंज इन एफ तो नहीं है, एफ है, तो एफ हमारा कितना है, पहले तो 60 था, 60 प्लस 100, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो पैरेलल में ये लाइन ले रहे हैं हम, और इंटू एक्स, एक्स कितना है 2 इंटू 10 रेज़ की पावर -3 होगा, -3 होगा ना। तो आंसर हमारा क्या आएगा, 160 इंटू 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ की पावर -3 डिवाइड बाय 2, हमारा आंसर आ रहा है 0.16, ये है। Now, the speed v of the wave in the deep water is given by this equation. V square is equal to g lambda by 2 pi, where lambda is wavelength of the waves and g is acceleration of the free fall. A student measures the wavelength lambda and the frequency f of a number of these waves. Which graph should be plotted against which graph should he plot टू गिव अ स्ट्रेट लाइन थ्रू ओरियन। अच्छा, ये वाली जो चीज़ें हैं ना, ऐसे फार्मूलाज दिए हुए होते हैं। ये P5 हमारा जो है और क्वेश्चन नंबर 2 उसमें ऐसे क्वेश्चन इतने ज़्यादा पूछता है, ऐसे पूछता क्या, उसका जो क्वेश्चन 2 का पार्ट ए होता है, पार्ट ए, उसमें एक नंबर जो होता है वो इसी का ही होता है कि हम कैसे ग्राफ बनाएंगे तो हमें स्ट्रेट लाइन मिलेगी, तो इसी का ही नंबर होता है वो पहला। तो ये आपको आना चाहिए। तो अब इसको हम पहले क्या कर लेते हैं, वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी लैम्डा बाय 2 पाई। पहले तो हम ये देख लेते हैं कि ये ऑप्शन में दे क्या क्या रहा है। ऑप्शन में ये दे रहा है एफ स्क्वायर एफ स्क्वायर अगेंस्ट लैम्डा स्क्वायर ओवर 1 लैम्डा, यानी कि वो लैम्डा और एफ वगैरह की चीज़ों को इन्वॉल्व कर रहा है, जिसकी वजह से हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि ये इधर पहले तो हम एफ लैम्डा और स्क्वायर लिख लें इज इक्वल टू जी लैम्डा ओवर 2 पाई लिख लें। तो एफ स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर इज इक्वल टू जी लैम्डा ओवर 2 पाई, तो लैम्डा से कैंसिल, लैम्डा बचा रहा है, एफ स्क्वायर इज इक्वल टू जी बाय 2 पाई इंटू 1 ओवर लैम्डा। तो मतलब वाई इज इक्वल टू एम एक्स से का वो कर रहा है और थ्रू दी ओरियन, यानी कि 7 प्लस सी भी प्लस सी तो होगा 0, तो थ्रू ओरियन की शर्त ये है। तो अब इसमें हमारा आ रहा है यही जो हमने सही किया है, तो मतलब हमारा जो आ रहा है एम हमारा ये है, एक्स पे हमारा ये होना चाहिए, एफ वाई के, तो मतलब ये एफ वाई तो नहीं है, लैम्डा वाला भी नहीं है, तो ये हमारा आंसर होगा सही। नाउ अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन किसके ऊपर है, इलेक्ट्रिसिटी वाले पार्ट पे। इन द सर्किट
diagram or in the circuit shown, a fixed resistor is connected in the series with a battery and a variable resistor. ठीक है. The power dissipated in the X is 7.2 volts and a current of a 3 ampere passes through it. The variable resistor is adjusted so that power dissipated in X is increased by 50%. Now 50% से इंक्रीज कर रहा है. व्हाट इज द न्यू करंट इन द सर्किट. अब वो नया करंट पूछ रहा है कि नया करंट क्या होगा. मतलब इसका क्या है कि उसने पहले तो उसका 3 एम्पेयर का करंट था, फिर उसने चेंज क्या किया है. हाँ, उसने चेंज किया पावर में. तो पहले तो हम पी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर से हम क्या निकालें इसकी. हम क्या करते हैं एक्स की रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. एक्स की रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं. ठीक है. एक्स की रेजिस्टेंस निकाल लेंगे तो हमारे पास आगे जाके एक और मैं बताता हूँ वो फ़ायदा होगा, क्योंकि वो पूछ ही हमें एक्स में रहा है. और फिर एक्स पे जितनी करंट एक्स पे होगा, और जाहिर सी बात है वो करंट इस वेरिएबल रजिस्टर पे भी होगा, इधर भी होगा, इधर भी होगा. करंट तो सेम है. तो P इज इक्वल टू, लेकिन पावर की वजह से चेंज तो होगा करंट में. तो P इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास आई स्क्वायर आर. नाउ हम अब क्या निकाल लेते हैं आर को. तो P हमारा कितना है 7.2 डिवाइड बाय आई स्क्वायर, मतलब 9 हो जाएगा. 3 का स्क्वायर 9 और आर हमारे पास आ जाता है 7.2 डिवाइडेड बाय 9. तो ये हमारे पास आता है 0.8. ठीक है. अब हमारे पास क्या होगा 0.8. तो हमारे पास इसकी रेजिस्टेंस आ गई 0.8 ओम. अब हमारा क्या है, अब हम क्या कर लेते हैं, हमारा 50% इंक्रीज़ किया है, यानी कि 50 इंटू 7.2 कितना होता है 50 डिवाइड बाई 100 इंटू 7.2. 50 डिवाइड बाई 100 इंटू 7.2 कितना होता है 3.6. मतलब इतना इंक्रीज़ हुआ है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि 7.2 प्लस 3.6 हमारा इंक्रीज़ हुआ है. तो हमारा ये क्या आएगा 7.2 हमारा, यानी कि अब जो हमारी ये है वो इतनी है. अब जो हमारी पावर दे रहे हैं अब इतने दे रहे हैं. तो फिर हम फिर से लगा लेंगे P इज इक्वल टू आई स्क्वायर ओवर आर. आई स्क्वायर आर ओवर आर नहीं. तो अब हम इसमें आई को सब्जेक्ट ऑफ द फार्मूला बना लेंगे. तो P ओवर आर. तो I इज इक्वल टू P हमारा कितना निकला 10.8 और R हमारा कितना था 0.8, क्योंकि R चेंज ही नहीं होता. जाहिर बात है हम R जितना हम बाज़ार से ख़रीद के आते हैं उतना ही होता है हमारे पास. और इसका ये 13.5 क्यों आ रहा है. अच्छा, स्क्वायर रूट भी लेना है. 3.7. ठीक है. नाउ अच्छा, इसका एक और क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था V13 में. V13 में इसका एक और क्वेश्चन डिफ़िकल्ट था जो कि क्वेश्चन नंबर 8 था. मैंने भी लिखा है कि विच वाज आल्सो डिफ़िकल्ट बट वाज रिपीटेड MCQ, यानी कि पीछे अगर आप PDF में देखेंगे तो वो उधर आपको मिल जाएगा. एंड इन पार्ट 2 ऑफ यूट्यूब डिफ़िकल्ट वीडियो, यानी कि पार्ट 2 की किसी जगह पे होगा. नाउ अब ये कर लेते हैं, रुके मुझे बस देखने दें कि कितने पेज हमने करने हैं और कितने हो गए हैं खड़े. अच्छा, वो आगे अब इसके बाद एक ये वाला पेज करवाऊँगा, फिर उसके बाद आगे अगले पार्ट में करवाऊँगा. अच्छा, एन एयर ए बबल इज़ राइजिंग थ्रू अ लिक्विड एट अ कांस्टेंट स्पीड. ठीक है. नाउ द फोर्स, ये मैं कौन सा कर लेता हूँ. हाँ, the forces on it are the upthrust U. ठीक है. now the weakest drag force V and its weight. which diagram shows the direction of the and the relative size of forces. ठीक है. अब इसमें क्या होगा, अब मतलब कि उसने क्या कहीं पे कहा है कि एंड, हाँ देखा रिलेटिव साइज, मतलब ये स्केल डायग्राम का है. ये पहले तो आप इसमें ये देखें कि इसमें फोर्सेस लेबल कैसे होंगी. लेबल इस तरह से होंगी, वेट नीचे ऐड करेगा और फिर उसके साथ वीकेस्ट ड्रैग फोर्स भी नीचे ऐड करेगी. वेट नीचे ऐड करेगा, वीकेस्ट ड्रैग फोर्स भी नीचे ऐड करेगी. जितना भी होगा मैं अभी रफली बना रहा हूँ.
और फिर अप थ्रस्ट ऊपर की तरफ ऐड करेगी। तो इसके हिसाब से पहले देख लेते हैं कि कहीं पे कुछ गड़बड़ तो नहीं है। गड़बड़ इधर है, तो इसको तो मतलब डी को काट दो। अब अब हम क्या करेंगे, हम इन दोनों को अगर मिलाएंगे इन दोनों को, तो इसका और इसका एरो की लेंथ सेम आएगी। आप इसकी लेंथ मिलाएंगे, इसकी लेंथ मिलाएंगे और इसकी लेंथ मिलाएंगे, तो अगर इसकी लेंथ और इसकी इन दोनों की आपस में लेंथ सेम आएगी तो हमारा आंसर सही होगा। अगर हम इसको रफ आंख से देखें ना, तो हमारा बी भी गलत लग रहा है, क्योंकि ये तो छोटी है, ये तो इंतहाई छोटी है और ये बहुत ही बड़ी है, तो ये भी बी तो नहीं होगा हमारा। तो इसमें ए या सी में से कोई होगा, आप वो खुद चेक कर लीजिएगा। अब मेरे पास स्केल नहीं है, लेकिन मुझे जो लगता है वो सी ही सही होगा। क्यों? क्योंकि इसमें भी अगर आप देखें ये रुकें। अब मैंने इस वजह से रिकॉर्डिंग ज़रा बंद कर दी थी कि ये जो है ना, मैंने इनको सारों को स्केल बनाया है, मतलब पेंसिल से ऐसे यूं करके, और फिर इनको इकट्ठे करके इसको भी मैंने इसमें ज्वाइन किया है, तो ये तो नहीं आ रहा था इक्वल। और इन दोनों को जब इन दोनों को मिलाया, साथ इकट्ठे ज्वाइन किया है, तो मतलब इतनी एक थी तो उतनी दूसरी थी, तो इन दोनों को जब ज्वाइन किया तो ये सी बन रहा था। बाकी आप पेपर में खुद स्केल टू, ये इसने कहा है रिलेटिव साइज़, यानी कि साइज़ भी दोनों का सेम होना चाहिए डायरेक्शन में। ठीक है। नाउ a ball is dropped onto a horizontal surface and हॉरिजॉन्टल सरफेस पे डाली गई है, और बॉल किधर डाली गई है, हॉरिजॉन्टल सरफेस एंड बाउंसेस वर्टिकली। अच्छा, वो इलास्टिकली, वो नीचे आई और नीचे आके उसकी इलास्टिकली यानी कि मोमेंटम प्रोड्यूस हुई और वो ऊपर चली गई, यानी कि काइनेटिक एनर्जी तो कंजर्व हो गई। ठीक है। द मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉल ड्यूरिंग द वेरी शॉर्ट टाइम, what happened to the kinetic energy of the ball during the very short time that it is in contact with the surface। जो कि जब आप फुटबॉल फेंकते हैं ना ज़मीन पे, तो वो जो थोड़ी देर के लिए कांटेक्ट होता है, तो वो कह रहा है उधर काइनेटिक एनर्जी को क्या होगा। तो आप ये देख सकते हैं कि वो थोड़ी देर के लिए मोमेंटरीली ज़ीरो हो जाती है, मोमेंटरीली उसकी वेलोसिटी जो होती है वो ज़ीरो हो जाती है। ठीक है ना, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी थोड़ी देर के लिए ज़ीरो हो जानी चाहिए। अब पता नहीं, देखते हैं क्या होता है। इधर कोई ऑप्शन है ऐसे ही, मोस्ट ऑफ द काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट एज अ हीट एंड साउंड। हीट एंड साउंड में लॉस करेगा, लेकिन ये इसको कोई एक्सप्लेन नहीं करता द काइनेटिक। और इसमें क्या है, इसमें इन इलास्टिक कोलिजन भी की वो है, ये इन इलास्टिक कोलिजन होती है। क्यों? वो कह रहा है एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट। लॉस्ट तो नहीं होनी भाई, लॉस्ट होगी वो फिर से कंजर्व होगी। अगर वो नीचे आ रही है तो फिर ऊपर जाएगी तो कंजर्व होगी। द काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज टू जीरो एंड देन रिटर्न टू इट्स, यस ये होगा ना आंसर। जाहिर सी बात है। अब आपने कभी पढ़ा होगा कि जब वो बॉल हिट करने से पहले उसकी जो होती है मैक्सिमम होती है, और बॉल ऊपर जाने से पहले भी मैक्सिमम होती है, और इसकी वेलोसिटी सेम होती है, मैक्स होती है। ठीक है। नाउ अब क्या होगा आगे, some gas in the cylinder is suspended with the thermal energy Q. The gas does useful work in expanding at a constant pressure P from the volume O VO and to volume VF as shown। ठीक है। Now which ये आपने डायग्राम देखनी है, which expression give the efficiency of this process। अब इस एफिशिएंसी का फार्मूला क्या होता है? एफिशिएंसी होती है टोटल, नहीं, यूज़फुल, ज़रा घर में परिंदे वगैरह बहुत ज़्यादा हैं। यूज़फुल इनपुट ओवर यूज़फुल आउटपुट ओवर टोटल इनपुट। खड़े चला जाए ज़रा, मैं भी आपको समझाता हूँ, ये जा नहीं रही। अच्छा, अब आप ये देखें यूज़फुल आउटपुट क्या होता है। यूज़फुल आउटपुट एनर्जी में वर्क डन का फार्मूला आपने एक पढ़ा है कि P इंटू चेंज इन वेलोसिटी होता है, चेंज इन वॉल्यूम होता है। और इधर चेंज इन वॉल्यूम कितना होगा, चेंज इन वॉल्यूम जो इधर है वो होगा PVF होगा। चेंज इन, यार चुप नहीं करिए, अब आप इसको इग्नोर कीजिए। अच्छा, ये गुलहरी है,
ये क्या होगा वी एफ, क्योंकि फाइनल है, माइनस इनिशियल क्या है वी ओ, तो ये चेंज इन ये है, तो वर्क डन इज इक्वल टू हमारा क्या होगा जो हम हमारा यानी कि आउटकम आएगा, आउटपुट यूज़फुल आउटपुट जो आएगा ना वो होगा पी इंटू एफ, सॉरी वी एफ माइनस वी ओ होगा, और फिर ये हम यहाँ पे लिख लेंगे पी इंटू वी एफ माइनस वी ओ। और उसने टोटल इनपुट हमें दिया हुआ था, वो किधर था, सम गैस इन दी सिलेंडर इज सप्लाइड विद, ये इनपुट उसने किया था क्यू, तो ये किधर है, ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी ये ओह सॉरी ये नहीं है, ठीक है। नाउ अब हमारे पास क्या आ गया, टू सैटेलाइट्स इन ऑर्बिट, पार्ट 7 एंड देयर होगा, और फिर पार्ट 8 में आपको मिल जाएगा। The two satellites in the orbit around the Earth are at constant distance of 100 km apart from each other. Satellite X transmit microwave pulse toward satellite Y. अच्छा उसने क्या कहा, टू सैटेलाइट इन ऑर्बिट, अच्छा एट ये 4 नंबर सैटेलाइट है, एक एक्स है और एक वाई है, एक वाई है और एक एक क्या है एक्स है, वो एग्जाम्पल यहाँ पे है जिधर भी है, लेकिन इसका वो कह रहा है कि है ये एक दूसरे से 100 मीटर अपार्ट, 100 मीटर अपार्ट हैं, ठीक है। सैटेलाइट एक्स ट्रांसमिट माइक्रोवेव पल्स टुवर्ड सैटेलाइट वाई, द पल्स टेक्स टाइम टी टू रीच वाई, सैटेलाइट वाई then transmit a pulse of visible light toward सैटेलाइट एक्स। अच्छा मतलब उसने क्या किया है, पहले तो सैटेलाइट एक्स ने ट्रांसमिट किया है माइक्रोवेव वेव, और उसने टाइम लगाया है टी पे, यानी कि उसमें टी कितना हुआ है उसका 100 किलोमीटर उसने क्रॉस किया है, और जाहिर सी बात है ये स्पीड ऑफ लाइट में ट्रैवल करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस, तो ये स्पीड ऑफ लाइट यानी कि 3 × 10⁻⁻8 होगा। तो सैटेलाइट वाई देन ट्रांसमिट अ पल्स ऑफ विजिबल लाइट टुवर्ड दी सैटेलाइट एक्स, तो अब इसका हम टी निकाल लेते हैं, व्हाट इज़ द टाइम टेकन फॉर द पल्स लाइट टू रीच एक्स, तो इसका क्या होगा 100 किलोमीटर तो वो है, और इसका ये जो स्पीड है वो 3 है, ये भी विजिबल स्पेक्ट्रम वाली 3 × 10⁻⁻, जाहिर सी बात है ये टी और बड़ा टी और छोटा टी इक्वल है, तो फिर ये डी होगा, ठीक है। पार्ट 7 एंड हेयर, और 8 अब अगला अब आखिरी होगा इस सेशन के लिए, वरना मैं 2025, 2024 और 2016 से ऑनवर्ड भी सारे डिफ़िकल्ट क्वेश्चन को कलेक्ट करके उनकी वीडियोस अपलोड करूंगा, लेकिन वो बाद में।